ओके स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे थ्योरी क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक मोमेंट। मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसमें हमने फार्मूला ही पढ़ा था। मोमेंट था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसके बाद हमने ये देखा था, दिस इज द फार्मूला फॉर मोमेंट। और उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पढ़ा था, जिसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आती थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि डाउनवर्ड देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, मतलब downward forces should be equal to upward forces, and similarly leftward forces should be equal to rightward forces. और इसकी सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी, sum of clockwise moment should be equal to anti-clockwise moment, या resultant moment equal to 0. अब यहाँ पे हमने जो प्रिंसिपल अप्लाई करना है, इसकी सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, there is no resultant moment या clockwise moment equal to anti-clockwise moment। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट में कह रहे हैं वो, फिगर शोज अ मोबाइल बर्ड स्पेपरल that has been created by an artist. M is the center of mass of the bird species, including its tail, but not including the counterweight that will be added later. The mass of the bird and tail is 1.5 kg, मतलब टोटल mass इसकी इवन है bird की, is taken as m. The bird snapper here is placed on a pivot. The artist added the counterweight at the end E of the tail so that the pivot, so that the bird remains stationary. This is the key word. Stationary mean bird is in rest, balance. बैलेंस जब भी होगा तो मैंने आपको बताया था इस पे कौन सी कंडीशन लगेगी। दो कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस, और सेकंड कंडीशन क्या थी, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब नो रिजल्टेंट मूवमेंट। अब जब उसने कह दिया स्टेशनरी है, तो उसका मतलब है कि अब हमें तीन चीजें ढूंढनी है। सबसे पहले हमने इसको देखना होता है, वेयर इज द पिवट। पिवट इज दिस पिवट, यू नो, the point about which the body can rotate. अब जब पिवट दो फोर्सेस के दरमियान आ जाएगा, तो अब आप देखें, ये जो काउंटर वेट ऐड होगा, दिस विल ट्राई टू रोटेट द बर्ड इन clockwise direction. This will produce clockwise moment, and second force or mass acting at the center of mass of the bird, this will try to rotate the bird in anti-clockwise moment. मतलब ये बर्ड को इस तरफ लेके जाएगा, और ये जो है दिस विल ट्राई टू मूव दिस। पहले तो ये डिसाइड हो गया कि पिवट हमें मिल गया और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन मिल गई। अब हम ये देखते हैं कि दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, जो मैस ऑफ द बर्ड है वो उसका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर आ रहा है, और काउंटर वेट जो ऐड किया जाएगा उसका मैस उसका आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने ये पढ़ा था ना, W1 D1 should be equal to W2 D2, ये वो कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ। तो अब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये हो जाएगा, जी बच्चों, अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ द काउंटर वेट। मास ऑफ द काउंटर वेट हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके लिए हम पहले ये कॉन्सेप्ट यूज कर लें, क्योंकि ये स्टेशनरी है
तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मास ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास 1.5 थी, इसको हम ले लेते हैं 1.5 और इसका डिस्टेंस कितना था 12 सेंटीमीटर। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट किसकी वजह से होगा, दिस E into its distance is 30। तो जो weight of counter weight आ जाएगा, इसको E को हमने रिप्रेजेंट किया था as the earth is acts counter weight at the end E। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1.5 into 12 divided by 30। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये मुझे सॉल्व करके बताएं बच्चे क्या आ रहा है आंसर। जी सर 0.6। 0.6। 0.6 ये क्या चीज है, वेट है जो एट एंड ई आया था, काउंटर वेट। आप क्यों कर लें, वेट एट ई। उसने फाइंड क्या करने को कहा है, फाइंड द मैस ऑफ द काउंटर वेट। तो मैस के लिए फिर हम ये फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि W इज इक्वल टू mg होता है। तो इस W की जगह हम mg पुट करेंगे, 0.6 हो जाएगा, और g की वैल्यू हम यहाँ पे जी को इधर डिवाइड कर दिया और उसकी वैल्यू लिख दें 9.8। अब 0.6 को 9.8 से डिवाइड करें जरा। जीरो पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई 9.8। जी क्या आ रहे हैं आपके पास, m इज इक्वल टू 0.06 kg। इस चीज का ख्याल रखना है, नहीं तो यहाँ पे नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि इसने मैथ्स मालूम जी करना है। जी बेटा कुछ बोल रहे हैं। नहीं सर। ओके, ये समझ आ रहा है ना सबको। जी सर आ रहा है। ओके गुड। अच्छा, तो इस तरह से इसको नोट डाउन करना है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास आंसर आया हुआ है 0.06 kg मैस। इसको मैं रेज कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है आपसे, जी सेकंड पार्ट में कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्कल्पचर विद काउंटर वेट इज एट द पिवट। ओके, पिवट पे आ गया है इसका मास, जो बर्ड का जो टोटल मास है। कैलकुलेट द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग एट द पिवट। अच्छा, अब इसको जरा समझना है आपने। इसमें उसने कहा है कि इसकी जो मास थी बर्ड की वो कितनी थी 1.5, और वो कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्कल्पचर विद काउंटर वेट। अच्छा, काउंटर वेट भी जो है वो भी इसके ऊपर आ गया है सेंटर पे। अब ये दोनों मैसेज, एक मैस आपके पास इसकी बर्ड की थी, वो कितनी थी 1.5, और जो काउंटर वेट की मैच निकाली है वो कितनी थी 0.6।
ये दोनों की दोनों उसने कहा है कि पिवट पे एक्ट कर रही है, एंड यू नो दिस विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये टोटल मास कितनी हो जाएगी, इसको जरा ऐड करें, 1.56। दिस इज द टोटल मास ऑफ बर्ड एंड काउंटरवेट। और इसका अगर हम वेट बनाएं या फोर्स बनाएं तो उसको हम 1.56 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, W इज इक्वल टू mg के फार्मूले से। इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे। 1.56 multiplied by 9.8. So this would be 15.288 मीन। जो डाउनवर्ड फोर्स आ रही होगी वो कितनी आएगी? सर ये हमने इसको 9.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बच्चे हमने फोर्स बनानी है ना, ये जो था ये मैस है अभी, और वेट किसके बराबर होता है? mg के। तो दिस वेट इज एक्टिंग फोर्स विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि उसने जो हमारे से सेकंड पार्ट में पूछा है वो ये पूछा था, ये देखें, कैलकुलेट द अपवर्ड फोर्स, दिस वन, अपवर्ड फोर्स। तो पहले हम डाउनवर्ड फोर्स निकालेंगे जो कि इसके पिवट पे एक्ट कर रही है, जो आपके पास कितनी आई है 15 पॉइंट, इसको मैं 15 पॉइंट सॉरी 1.5 नहीं है, दिस डाउनवर्ड फोर्स इज 15.3 न्यूटन। और क्योंकि ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ी थी, डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, नो रिजल्टेंट फोर्स। तो जितनी डाउनवर्ड फोर्स होगी इतनी ही आपके पास अपवर्ड फोर्स आ जाएगी, 15.3 न्यूटन। जी ठीक है सर। ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। अनुषा आप भी बताओ बेटा, समझ आ गई है या मैं रिपीट करूं? सर आप रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। इसमें देखें, दोबारा एक दफा देख लें। पहले तो आपने स्टेटमेंट समझनी है, फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना शुरू करना है। अब स्टेटमेंट में उसने क्या कहा था आपको कि फाइंड द अपवर्ड फोर्स। सी स्टेटमेंट पढ़ें, बी पार्ट में, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्ट्रक्चर विथ काउंटर वेट इज एट द पिवट। मतलब बर्ड का मास और काउंटर वेट का जो मास निकाला था वो दोनों मैसेज उसने कहा है पिवट पे आ गई। तो अब वो कहते हैं कि कैलकुलेट द अपवर्ड फोर्स, मैसेज गिवन है और फोर्स फाइंड करने को कह रहे हैं। जी बच्चे, ये स्क्रीन दोबारा नजर आ रही है आपको? जी सर। जी, अब जरा एक दफा दोबारा देख लें जिनको नहीं समझ आया। उसने कहा है कि जो बर्ड का मास है प्लस मास ऑफ काउंटर वेट, बर्ड का मास गिवन था 1.5 और काउंटर वेट का मास निकाला था 0.06। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा 1.56 kg। ये मास आ गई है।
और इसको आप पहले वेट में कन्वर्ट करेंगे, टोटल वेट में, तो उसके लिए W = mg का फार्मूला होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, तो टोटल वेट जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा वो कितना आ जाएगा, 15.3 न्यूटन, राइट। अब जितनी डाउनवर्ड फोर्स होगी इतनी ही इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स होगी, तो हम कहेंगे because it is in rest or stationary, so the downward force must be equal to upward force. तो बी पार्ट का आंसर ये बनेगा। अनुषा, इज इट क्लियर? जी सर। ओके, गुड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपका कैम्ब्रिज का क्वेश्चन, आप देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे, इसमें आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद प्रैक्टिस लाजमी है, और प्रैक्टिस भी उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। जो भी क्वेश्चन पढ़ें उसकी स्टेटमेंट को पहले समझें, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अदरवाइज आप कहेंगे जी फौरन फार्मूलाज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो इतनी जल्दी नहीं होगा, उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस लाजमी चाहिए। अब हम आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में उसमें देखें पहले, द स्कल्पचर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज टू द पोजीशन in figure 2.2, it is held still, then carefully released. तो अब आपके पास हम इसको देखते हैं, इसने क्या पूछा है, state whether the sculptor will stay in that position, rotate further clockwise or rotate back anti-clockwise। अब उसने 3 ऑप्शन आपसे पूछी हैं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा आप इसको स्टेटमेंट को जरा अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ें और मुझे बताएं कि इसमें आपके जहन के मुताबिक क्या क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए। ये स्टिल हो जाएगा इसी पोजीशन पे, या फिर क्लॉकवाइज चला जाएगा, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, अपोजिट आएगा वापस। इन तीनों में से क्या पोजीशन हो सकती है इसकी? जी बच्चों, क्या आंसर होगा इसका, सी के फर्स्ट पार्ट का? अच्छा चलो मैं सर आपको, क्लॉक जी जी सर क्लॉकवाइज होएगा। क्लॉकवाइज। और कोई अमल, अनुषा? सर आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, देखें इसमें बेसिकली उसने जब कहा था ना हमने ऊपर कि उसकी मैस जो है, टोटल मैस कहाँ पे पहुंच गई है, पिवट पे आ गई है, दिस वन। तो अब देर इज नो अपोजिट फोर्स, मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ मैस था बेसिकली वो यहाँ पे आ गया, और काउंटर वेट भी इस तरफ आ गया। तो अब आप इसको जितना मर्जी टिल्ट करें, यहाँ पे लाएं तो ये इसी पोजीशन पे रुक जाएगा, अगर इस तरह से लेके आएंगे तो वो इसी पोजीशन पे रुक जाएगा। तो इसके लिए आप कहेंगे इट विल स्टे इन द सेम पोजीशन।
यहाँ पे आप लिखेंगे stays the same position. Stay in position मतलब जिस पोजीशन में है उसी में रहेगा, क्योंकि तमाम की तमाम मैच जो है वो उसकी पिवट पे एक्ट कर रही है। तो जब पिवट पे एक्ट कर रही है तो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस 0 हो गए हैं दोनों के, तो मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 0 हो चुके हैं, इसलिए वो उसी पोजीशन पे रहेगा जहाँ पे भी आप इसको चेंज करेंगे। जी, अब इसका देखिए सेकंड पार्ट में उसने एक्सप्लेनेशन मांग लिया खुद ही, एक्सप्लेन योर आंसर इन वन। तो इसका आंसर आप बेसिकली ये देंगे, ये लिख लें आप लोग एक साइड पे कि यहाँ पे हमने कहा है स्टे इन पोजीशन और यहाँ पे आप कहेंगे एज नो रिजल्टेंट मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे 0 हो गया, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना है। तो इसलिए you can say the object will be stay in the same position. जी बेटा समझ आ गया? teacher. ओके गुड। अब ये इस क्वेश्चन की जरा आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और बाकी जो नोट्स मैंने आपको हैंड आउट्स भेजे हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे आप।